ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। आइए दोस्तों, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर नंबर 16 इसका भी रिवीजन करते हैं, मस्त वाला, इफेक्टिवली एंड शानदार वाला। एंड सर बिफोर गोइंग फॉर द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आइए दोस्तों, सेक्शन नंबर 35 कहता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। ओके सर, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड एट विच प्लेस? सबसे पहली बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पर? एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर अगर उसके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है तो रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स उसको रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करना है। एंड सर ध्यान देना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा किसी और प्लेस पे उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए तो ये माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन ने ही जानबूझ के वहां पे रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स मेंटेन किए थे। सर अब एक सर्कुलर आया था रिगार्डिंग सर टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा। सर मंडी, अनाज मंडी आपने देखा होगा, एपीएमसी मार्केट का नाम सुना होगा। सर इस तरह के गुड्स, ये नो डाउट सर्कुलर जो इशू हुआ था वो टी, कॉफी एंड रबर एटसेट्रा के लिए इशू हुआ था, पर ये सर्कुलर विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। सुनिएगा ध्यान से, क्या ट्रांजेक्शन था। यहां मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है या सर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है या कोई एक्चुअली सप्लायर ऑफ दीज गुड्स, टी, कॉफी, रबर एटसेट्रा जो सप्लाई करता है वो क्या करता है, एपीएमसी मार्केट जाता है जहां एक कॉमन वेयर हाउस होता है, वहां पे ऑक्शनियर होते हैं, लाइसेंस्ड ऑक्शनियर, सर कमीशन एजेंट, उनके थ्रू वो गुड्स बेचता है। तो ऐसे केस में ऑक्शनियर, सर सुनिएगा ध्यान से, ये सर्कुलर तभी अप्लाई होगा जब ऑक्शनियर जो एजेंट है वो कस्टमर को जब गुड्स बेच रहा है तब खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सर प्रिंसिपल टू एजेंट के यहाँ गुड्स जाएगा, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी सप्लाई मानेंगे। और जब ऑक्शनियर जो एजेंट है वो जब कस्टमर को बेचेगा तो ये मानेंगे कि उसने खुद ने बेचा है, एजेंट अपने खुद के नाम का बिल इशू करेगा टू द कस्टमर। तो ऐसे केस में प्रिंसिपल के बिल के बेस पर एजेंट आईटीसी लेगा जो ऑक्शनियर है वो आईटीसी लेगा, एंड सर एजेंट जब सप्लाई करेगा उस आईटीसी को यूज करके सर अपना जो लायबिलिटी वो टैक्स पे करेगा, एंड उसके बिल के बेस पर रेसिपिएंट अगर एलिजिबल है तो ही कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस ऑफ द ऑक्शनियर। तो ऐसे केस में ये सर्कुलर एप्लीकेबल होगा जहां पे ऑक्शनियर खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है। अब ऐसे केस में होता क्या सर, एक कॉमन वेयर हाउस होता है, एक मंडी जैसा एरिया होता है, एपीएमसी मार्केट जैसा एरिया होता है जो जहां पर वो गुड्स बिकती है, जहां पे उस गुड्स को स्टोर किया जाता है, जहां पे उन गुड्स का ऑक्शन होता है। तो ऐसे केस में उस प्लेस को ऑक्शनियर को भी एंड प्रिंसिपल को भी उस प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज देयर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकंड थिंग सर, अब वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो अभी भी हमने पढ़ा क्या कि जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है वहां के ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड्स आपको रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने पड़ेंगे, पर वो तो एक कॉमन वेयर हाउस है, ओपन मंडी है सर, वहां पे कैसे अपने रिकॉर्ड्स रखेंगे। इसलिए सर ऐसे केस में ये सर्कुलर बोलता है कि वहां पे जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके रिकॉर्ड्स अगर आपने अपने रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी मेंटेन कर लिए, ऑक्शनियर ने और ओरिजिनल सप्लायर ने, प्रिंसिपल ने अगर अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया तो हम मान लेंगे कि आपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन प्रॉपर्ली किया है। पर ऐसे केस में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा टू दी ऑफिसर कि मैंने वहां पर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं। यू विल हैव टू इंटीमेट टू द जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग कि मैंने अपने रिकॉर्ड्स उस वेयर हाउस के रिकॉर्ड्स मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन किए हैं। अब ऐसे केस में सर आप वहां से गुड सप्लाई भी कर रहे हो पर रिकॉर्ड्स अगर अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन किए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पर पॉइंट इज दैट उस वेयर हाउस को, कॉमन वेयर हाउस को आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्लियर, डन। आइए मालिक, सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। सर सारे सर अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड देखिए ध्यान से, ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। कौन कौन से, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, इनवर्ड सप्लाई क्या क्या आपने लिया, आउटवर्ड सप्लाई आपने क्या किया, स्टॉक कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेड एंड पेबल एंड पेड एंड अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। आइए रूल्स में क्या लिखा है बेटा, एडिशनल रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सर सबसे पहला गुड्स और सर्विसेज विच आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड अगर है तो, फिर सर अगर आपने आरसीएम की कोई लायबिलिटी थी आपकी तो वो पे किया होगा, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्लस डिलीवरी चालान जो भी हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ा था, सारे टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड रिफंड वाउचर अगर है तो ये सब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस अगर आपको एडवांसेस रिसीव हुए तो उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग एडवांसेस रिसीव्ड, एडवांसेस पेड, एडजस्टमेंट मेड देयर टू, ये सारे मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर सप्लायर्स एंड रेसिपिएंट का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर ध्यान देना आपने किस किस से लिया है और किस किस को माल सप्लाई कर रहे हो, सर किस किस से सप्लाईज ली, किस किस को सप्लाई कर रहे हो, उन सब के कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। देन प्रीमाइसेस जहां पे आपने गुड्स स्टोर किया, इंक्लूडिंग अगर आपने गुड्स जो ड्यूरिंग ट्रांजिट भी अगर स्टोर किया तो उन सब का भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कोई गुड्स आपके किसी और प्लेस पे
स्टोर किए गए पाए गए जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में ये मानेंगे कि वो सारे गुड्स आपने सप्लाई कर लिए थे और उन पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा। सर आइए, अब दो रिकॉर्ड्स जो सारे रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना पड़ता है पर कंपोजिशन सप्लायर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से रिकॉर्ड्स? फर्स्ट है स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सेकंड डिटेल्स ऑफ टैक्स। सर इनका ब्रेकअप कंपोजिशन सप्लायर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, पर बाकी सारे सप्लायर्स को ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्लियर? पर कंपोजिशन सप्लायर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आओ बच्चों, सर नाउ अदर पर्संस को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करिए। एजेंट। अब सर आप जस्ट सोचिए, सर एजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल की बिहाफ पे गुड सप्लाई करता है या रिसीव करता है? तो सर ऐसे केस में सर उसको रिकॉर्ड्स एडिशनली क्या रखने पड़ेंगे? भाई किन किन प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज किया, उसके ऑथराइजेशन लेटर, हाँ है ना सर, उनके हिसाब, सर उनके बिहाफ पे क्या क्या गुड्स और सर्विस रिसीव करी, क्या क्या गुड्स और सर्विस उसने सप्लाई करी, ये रिकॉर्ड रखना। दैट्स इट, खत्म। ओके, यू जस्ट नीड टू थिंक कि व्हाट द ट्रांजैक्शन इज, वो बिजनेस क्या कर रहा है, हाँ है ना। और मैंने सर इस बुक को ड्राफ्ट करते हुए इतना ध्यान रखा है कि हर वो इंपॉर्टेंट वर्ड रेड मार्क किया है जिसको अगर आपने देख लिया तो पूरा प्रोविजन आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे एजेंट के केस में ऑथराइजेशन लेटर, आप पहले दिमाग में लगाइएगा, एजेंट प्रिंसिपल का दिमाग एक बार आप ट्रांजैक्शन इमेजिन करिएगा। अब आप पढ़िए इसको, रेड वर्ड पढ़िए, मैं कह रहा हूं गारंटी से आपका काम हो जाएगा। ऑथराइजेशन प्रिंसिपल, हर प्रिंसिपल से जो उसको ऑथराइजेशन रिसीव हुआ रिगार्डिंग रिसीविंग द गुड्स सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस के लिए जो ऑथराइजेशन रिसीव हुआ उसका लेटर उसके पास होना चाहिए। फिर सर प्रिंसिपल की बिहाफ पे क्या क्या गुड्स सर्विस उसने रिसीव करी, प्रिंसिपल की बिहाफ पे क्या क्या उसने गुड्स सर्विसेज सप्लाई करी, उसका कंप्लीट डिटेल कि कितना वैल्यू का सप्लाई था, कितना क्वांटिटी इफ एनी, वो सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर सर उसने जो हिसाब भेजा होगा प्रिंसिपल को, अकाउंट्स फर्निश टू ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, एंड देन लास्ट टैक्स पेड ऑन रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, इसको मेंटेन करना है। देखिए आपने केवल रेड वर्ड पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया बेटा, तो इसलिए आप इस बुक को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू ड्राफ्ट दिस बुक सो ब्यूटीफुली कि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करे। सर अब मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना पड़ेगा? एडिशनल रिकॉर्ड्स, नॉर्मल रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही करने हैं। अब आप सोचिए मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो सर उसको मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे एडिशनली, सर जो प्रॉपर्ली क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन कर पाए, शोइंग रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज यूज्ड, उसको यूज करके क्या क्या उसने गुड्स और सर्विसेज गुड्स मैन्युफैक्चर किया, सर वेस्ट और बाय प्रोडक्ट क्या क्या मैन्युफैक्चर हुए, ये सब उसको सर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सर्विस सप्लायर को कौन कौन से उसने गुड्स परचेज किए, कौन कौन से सर्विसेज परचेज करी, इनपुट सर्विसेज, और उसने क्या यूज किया सर्विसेज, और कौन कौन से गुड्स यूज किए इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्लियर? क्या क्या सर्विसेज उसने सप्लाई करी, ये उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टोडियन को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, सर उसने सर थर्ड पर्सन के बिहाफ पे कुछ स्टॉक मेंटेन किया है, तो सर he will have to maintain the true and correct account of records in respect of goods handled by him on behalf of registered person and shall produce the details and records whenever required by the proper officer. Okay, ठीक है। तो कौन कौन से गुड्स उसने हैंडल किए, कितने गुड्स हैंडल किए, वो सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है बेटा? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, जिसमें मटेरियल भी उसका होता है, लेबर भी उसका होता है। तो सोचिए कौन कौन से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किए, कहाँ कहाँ किए, कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको हिसाब रखना पड़ेगा, कितने कितने गुड्स काम आए, कितनी कितनी सर्विसेज काम आए, किस किस लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिकॉर्ड रखने एडिशनली। दैट्स इट, पढ़ लो। सर कौन कौन से पर्संस ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, देन गुड्स सर्विसेज उसको जो रिसीव हुई है, इंक्लूडिंग गुड्स अगर रिसीव हुई तो क्वांटिटी वाइज गुड्स कितनी रिसीव हुई, कितनी वैल्यू की रिसीव हुई, ये रखना पड़ेगा। गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज्ड, रिसीव कितना हुआ उसमें से यूटिलाइज कितना गया, देन हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको कितना कितना पेमेंट रिसीव हुआ, किस किस से पेमेंट रिसीव हुआ, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? ये उसको मेंटेन करना पड़ेगा, किसको? वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को। तो आप लॉजिक से कनेक्ट करेंगे तो ये याद हो पाएगा चैप्टर, नहीं तो बच्चे छोड़ देते इन चैप्टर्स को। बट मैं कह रहा हूं इतना ब्यूटीफुली आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद होंगे बच्चों। आइए सर, वेयरहाउस ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्टर भले ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, सर सिंस देयर प्ले अ वाइटल रोल इन जीएसटी, क्योंकि वो गुड्स में डील कर रहे हैं किसी और पर्सन के, द गुड्स विच आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी, तो इसलिए सर उनका भी रोल बहुत वाइटल होता है, इसलिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो उनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। अब सबसे पहली बात, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो ठीक है, नहीं तो उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। सर जीएसटी पोर्टल पर जाकर उनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जिसके अंदर उनकी कंप्लीट डिटेल होगी कि अगर मेरा वेयरहाउस ऑपरेटर हूं तो मेरी सारी डिटेल्स, अगर ट्रांसपोर्टर हूं तो मेरी सारी डिटेल्स उसके अंदर होगी, सो दैट डिपार्टमेंट मेरे को कभी भी ट्रेस कर सकता है अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो। और हाँ, अगर किसी एक भी स्टेट में मैंने यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले रखा है तो पूरे इंडिया के लिए वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर मेरा वैलिड रहेगा, स्टेट वाइज लेने की जरूरत नहीं है। फिर वेयरहाउस ऑपरेटर या वेयरहाउस ओनर को क्या रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, आप खुद सोचिए। वेयरहाउस ऑपरेटर क्या कर रहा है? दूसरे लोगों के गुड्स उसके वेयरहाउस में रखवा रहा है,
तो कल को डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना रहा कि इस वेयरहाउस में किस किस के गुड्स है, कौन कौन से गुड्स है, तो वो वेरीफाई कर पाए। तो उसके रिगार्डिंग उसको सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, किस किस के गुड्स आए थे, कब रिमूव किए, उसका गुड्स का प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, कब गुड्स आए थे, कब भेजे, किसके गुड्स थे, क्या थे, सब मेंटेन करना पड़ेगा। पढ़ लीजिए सर, कितने पीरियड के लिए कौन कौन से गुड्स विल रिमेन इन द वेयरहाउस, उनका डिस्पैच कब हुआ, मूवमेंट कब हुआ, रिसीट और डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, वो उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। प्लस उसको इन गुड्स को इस तरह से स्टोर करना पड़ेगा, इस तरह से वेयरहाउस करना पड़ेगा कि किसके ये गुड्स है और कौन से गुड्स है ये आइडेंटिफाई हो पाए। ऐसा एक साथ भर दिया ऐसा नहीं होगा सर। द ओनर विल हैव टू स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज and honor wise, and he shall facilitate physical verification or inspection by the proper officer on demand। अगर proper officer चाहता है कि मेरे को वेरीफाई करना है वेयरहाउस को तो वेरीफाई कर पाए। एंड सर ट्रांसपोर्टर को क्या रिकॉर्ड रखना है भाई, सिंपल, उसने किस किस के गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, कहां से गुड्स उठाया, कहां डिलीवर किया, सर ईच कंसाइनी वाइज उसको रिकॉर्ड रखने। पढ़ लीजिए सर, कौन कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, कहां डिलीवर किए, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट, अगर रास्ते में उसने स्टोर किए थे अपने पास में तो वो उनका डिटेल अलोंग विद द जीएसटी नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, उसको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके मालिक, भले ये ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस ऑपरेटर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो। नाउ हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड, भले मैनुअली मेंटेन करो भले इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैनुअली मेंटेन किया है आपने तो ईच वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट शेल बी सीरियली नंबर्ड। आप उसमें जो लिखते हो वो कटिंग नहीं होना चाहिए, एकदम फेयरली लिखा होना चाहिए बेटा, हाँ है ना सर। रिकॉर्ड्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो तो इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, और उसका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। कल को आप डिपार्टमेंट वेरीफाई करना है, आपने डेटा उड़ा दिया, आप बोलते उड़ गया, आप नहीं हो सकता कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए सो दैट रिस्टोरेशन कैन बी डन इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन। सर एंट्री शुड नॉट बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न। ओके मालिक, चलिए सर अब ऑडिट ऑफ अकाउंट्स देखिए, सेक्शन में 35 सब सेक्शन 5 डिलीट हो चुका है, ओमिट हो चुका है। जब जीएसटी नया नया आया था तब जीएसटी ऑडिट का एक फंडा हुआ करता था, जहाँ पे जैसे इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है वैसे ही जीएसटी ऑडिट का एक सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पर इसको डिलीट कर दिया। अब सिंपली सर इन्होंने क्या कर दिया, आपने मैंने पढ़ा हुआ है रिटर्न वाले चैप्टर में कि एनुअल रिटर्न जो फाइल करता है उसके साथ में अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है कितना 5 करोड़, तो उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा, पर वो सेल्फ सर्टिफाइड होगा। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो थे वो जीएसटी ऑडिट करके फिर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करते थे, पर अभी सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया है जिनका भी टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 CR होता है। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। अगर आपने गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई करते हो आप, और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया आपने, यू फेल्ड, तो ऐसे केस में जितने भी गुड्स थे मान लेंगे आपने सप्लाई कर दिए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और ऐसे केस में आपके अगेंस्ट सर सेक्शन नंबर 73, 74, 74A के प्रोविजन अप्लाई होंगे। शोकोस नोटिस डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा, एंड उसके बाद डिमांड ऑर्डर, एंड देन बाद में रिकवरी वगैरह के प्रोविजन चलेंगे। ये मानेंगे कि सारे गुड्स आपने सप्लाई कर दिए थे जिनके अकाउंट्स, जिनका जवाब आपके पास नहीं है, जिनके रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है। सर लास्ट सेक्शन नंबर 36, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। आखिर ये कब तक सर ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का टोकरा संभाल के रखूंगा मैं, तो सर 6 इयर्स मतलब 72 मंथ। कब से सर, जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है उस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, आपने एक्चुअल रिटर्न का फाइल किया वी डोंट केयर, एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है सर वहां से 72 मंथ तक आपको ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, 6 साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पर अगर आपका कोई केस सर किसी अपील में, रिवीजन में या अदर प्रोसीडिंग में पेंडिंग चल रहा है बिफोर एनी सर अपीलेट अथॉरिटी और रिवीजन अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट एटसेट्रा, तो ऐसे केस में जिस दिन वो केस डिस्पोज ऑफ होगा सर वहां से 1 साल और ऊपर जो हमने पढ़ा 72 मंथ विच एवर इज लेटर तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। डन सर, इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ आई होप ऑल इज वेल। और ये चैप्टर्स भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, जिन चैप्टर्स को हम नॉर्मली सर बहुत हल्के में लेके पढ़ते ही नहीं है। आई होप ये चैप्टर्स नहीं छोड़ने आपको, आई होप ये चैप्टर समझ में आए एंड माहौल बना होगा, और माहौल अगर बन गया तो कमेंट में एंड सर माहौल जरूर लिख देना, एंड सर ये चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड डू लाइक द लेक्चर्स। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में अगले लेक्चर के लिए, अगले चैप्टर के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।